हेलो फ्रेंड्स, सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं गौरव राजपूत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मुझे पता है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो तैयारी है वो एक नंबर की चल रही होगी। और थोड़ी बहुत अगर कमा बीसी भी है तो मेरे भाइयों कमर कस लीजिए। अब की बार 2026 के अंतर्गत अपन को सिलेक्शन लेना है। उसमें ज्योग्राफी सब्जेक्ट को लेकर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका सहपाठी, आपका भाई, मेरे भाइयों जो भी आप मानते हो, आपके सर आपके साथ खड़े हुए हैं। तो उसके लिए बेफिक्र रहें, लगातार अपनी रेगुलरिटी के साथ क्लासेस चल रही है मेरे भाइयों। तो आज जिस चीज पे अपन बात करने वाले हैं, तो अपन का जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश चल रहे थे उसमें आज जो अपनी बात होगी वो अर्ध शुष्क मरुस्थल पे होगी बेटा। क्योंकि इससे पहले अपन शुष्क मरुस्थल कंप्लीट कर चुके थे। 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा के द्वारा मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया था, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो अब जो अपनी चर्चा होगी बेटा वो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश पे होगी। लेकिन उससे पहले हमारे लक्ष्य क्लासेस की बुक से संबंधित अगर जानकारी आपको चाहिए तो अक्षांश जो पब्लिकेशन हमारा चलता है, जिससे संबंधित आपकी सारी बुकें लॉन्च होती है आपके कंटेंट के लिए, उसके लिए आप अक्षांश टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी नई चीज की जानकारी के लिए, परीक्षा से संबंधित उपयोगी जो होती है उस चीज की नई जानकारी के लिए आप लक्ष्य क्लासेस उदयपुर व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं भाई साहब। और हर क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए लक्ष्य क्लासेस उदयपुर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं मेरे भाइयों। तो आज अर्धशुष्क मरुस्थल के अंतर्गत अपन क्या क्या बात करेंगे वो यहाँ पे चलते हैं मेरे भाइयों। और सबसे पहले आप देख रहे हैं जी, जो अर्धशुष्क मरुस्थल आपके पास में है, यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये समझे बेटा, अपन ने जब मरुस्थल अपन अध्ययन कर रहे थे जी सर, जब आप बेटा ये मरुस्थलीय पोर्शन देख रहे थे इस प्रकार से, ओके सर, तो इस मरुस्थल को मेरे भाइयों दो भागों में बांटने वाली एक संवर्षा रेखा आपके पास थी, बिल्कुल थी। और इस मरुस्थलीय भाग को दो भागों में बांटने वाली जो संवर्षा रेखा थी उसको आप बोल रहे थे बेटा 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा। और इस संवर्षा रेखा के द्वारा दो मरुस्थलीय प्रदेश आपके बनाए गए बेटा, जिसमें एक था शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, बिल्कुल था सर, और बेटा एक अपने पास आया था ये जिसे आपने कहा अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, ओके सर, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। और यहां पे अगली बात आपने ये भी देखी कि शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत फिर मैंने वापस से यहां दो पोर्शन लिए, जिनमें बेटा आपने एक को कहा था बालू का स्तूप। भाई साहब पहले पूरा तय कर लेते हैं कि अपन ने पिछला क्या पढ़ा है जिससे अगली ट्यूनिंग बने। एक हमने पढ़ा था बालू का स्तूप बेटा मुक्त प्रदेश, जी सर, और एक हमने यहां पे पढ़ा था बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, ओके सर, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। तो एक तो अपने पास था बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और एक था बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। फिर अर्धशुष्क मरुस्थल पे आज अपन बात करेंगे मेरे भाइयों। और अर्धशुष्क मरुस्थल की जो बात मैं करने वाला हूं, पहले तो आप ये देख लीजिए कि अर्धशुष्क मरुस्थल आप कहेंगे किसको। कल को ये पूछ ले कि अर्धशुष्क मरुस्थल कहा जाता है किसको, तो भाई साहब इससे आगे जब आप चलेंगे तो भाई साहब यहां पे आपकी आ जाती है अरावली पर्वतमाला। बेटा ये कौन सी पर्वतमाला आ गई? अरावली। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना भाई साहब। जी सर आप तो बताइए। तो भाई साहब ये तो आ गई आपकी अरावली पर्वतमाला, ओके सर, अरावली पर्वतमाला। और इस अरावली पर्वतमाला के समानांतर बेटा एक संवर्षा रेखा जाती है, और उस संवर्षा रेखा को आप कहते हैं 50 सेंटीमीटर। कौन सी भाई साहब? 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा। और इधर की तरफ अगर आप जाएंगे अर्धशुष्क मरुस्थल के इधर की तरफ, तो आपको कितनी मिल रही है बेटा? 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा। तो मैं सीधी सी एक बात तो ये कहूं अर्धशुष्क मरुस्थल बनाने के लिए, जी सर बताइए, कि 25 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा के मध्य में पाए जाने वाला भाग क्या कहलाता है? अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो ये भी बात ठीक है बेसर। और दूसरी बात मैं ये कहूं कि शुष्क मरुस्थल और अरावली पर्वतीय प्रदेश के मध्य में पाए जाने वाला जो भाग है उसे क्या कहते हैं? अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश कहते हैं। तो दोनों ही बातें मेरे भाइयों एकदम अकॉर्डिंग ठीक हैं। क्या क्या कहा मैंने? या तो आप बेटा ये कहिए कि शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क मरुस्थल, या उधर आपकी एक संवर्षा रेखा है 25 सेंटीमीटर, जी, तो शुष्क मरुस्थलीय व मेरे भाइयों अरावली पर्वतीय प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश व अरावली पर्वतीय प्रदेश। और अरावली पर्वतीय प्रदेश पे जो वर्षा का एवरेज है वो 50 सेंटीमीटर। तो शुष्क मरुस्थलीय व अरावली पर्वतीय प्रदेश के मध्य मेरे भाइयों पाए जाने वाला मेरे भाइयों आपका मरुस्थलीय भाग,
पाए जाने वाला बेटा जो मरुस्थलीय भाग है उसे बेटा क्या कहते हैं? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश कहा जाता है। ओके सर। दूसरी बात ये ध्यान रखेंगे कि इसको एक उपनाम भी दिया जाता है। ओके सर। और वो उपनाम क्या है ये भी ध्यान रखना, इसे बेटा बांगड़ प्रदेश भी कहते हैं। ओके सर। और ये भी ध्यान रखेंगे कि इसका जो क्षेत्रफल आता है वो अपन ने कल इसका देखा था 1 लाख, तो शेष बचा कितना? 75,000। तो बेटा इसका जो क्षेत्रफल रहेगा वो 75,000 वर्ग किलोमीटर पे भी रहेगा। और जब मैं इसके उपभाग करने के लिए जाता हूं वापस से, तो बेटा ध्यान रखना इसके कितने उपभाग हो जाते हैं? 4। अब सर इसके 4 कौन कौन से उपभाग रहेंगे वो यहां पे देखिए। ये कहलाएगा बेटा आपका घग्गर बेसिन, ये शेखावाटी, ये नागौरी उच्च भूमि और बेटा ये लूनी बेसिन। ओके सर। तो इसे तो आप क्या कहेंगे मेरे भाइयों? पहले पोर्शन को उत्तर में है जो घग्गर बेसिन, जी सर। सेकंड वाले को बेटा आप बोलेंगे शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र, शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र। ओके सर। और बेटा जो थर्ड वाला पोर्शन है इसे कहेंगे बेटा आप नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। और बेटा जो लास्ट वाला पोर्शन है इसे आप कहेंगे लूनी बेसिन। क्या कहेंगे? लूनी बेसिन। ओके सर। ऐसे करके मेरे भाइयों अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को बेटा कितने भागों में बांटा गया है? 4। दोबारा से देखें, अच्छे तरीके से सुने क्या कहना चाह रहा हूं। अर्धशुष्क जो मरुस्थलीय प्रदेश है, इस लैंग्वेज को एक बार साइड में रखें और यहां पे आए। 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा, ठीक है सर। और 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा के मध्य में पाए जाने वाला जो भाग है उसे हम अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश कहते हैं। पहली बात, संवर्षा रेखाओं से नहीं आए तो फिर सुनो, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अरावली पर्वतीय प्रदेश के मध्य पाए जाने वाला भाग भी क्या कहलाता है? अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। इसी को बेटा ध्यान रखना बांगड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ओके सर। और दूसरी बात ये, इसका जो क्षेत्रफल है वो इसका तो 1 लाख अपन ने पढ़ लिया, तो इसका 75,000 है। और इसे अध्ययन की दृष्टि से पुनः कितने भागों में बांटते हैं अपन बेटा? 4 भागों में। घग्गर बेसिन, शेखावाटी, नागौरी और लूनी। क्लियर है यहां तक? वेरी गुड सर। अब चलते हैं भाई साहब अगली बात पर। देखो उसी को मैंने यहां डिटेल्स में लिख दिया है थोड़ा सा आपके लिए। भाई साहब उपनाम क्या दिया है हमने उसको? बांगड़ प्रदेश। वर्षा का एवरेज इसमें रहेगा 25 से 50। अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को पुनः कितने भागों में बांटा गया है? 4। तो ये जो सभी बात आपकी चली है मेरे भाइयों, ये चली है आपकी किससे संबंधित? अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश से संबंधित। ये आपकी सारी बातें रही है बेटा किससे संबंधित रही है सर? अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश से संबंधित रही है मेरे भाइयों। चाहे वो ये बात हो, चाहे उपनाम की हो, चाहे वर्षा के एवरेज की हो। और इसे पुनः कितने भागों में अपन बांटने के लिए जा रहे हैं बेटा? 4। घग्गर बेसिन, शेखावाटी, नागौरी और लूनी बेसिन। अब इनमें क्या क्या विशेषता रहेंगी वो बेटा आप यहां पे अच्छे तरीके से देखेंगे कि इनके अंतर्गत भी क्या क्या विशेषता रहने वाली हैं। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूं आपके लिए किस पे बेटा? घग्गर बेसिन पे। तो बहुत अच्छे से समझना भाई साहब, एक ही बार में सेट कर दूंगा पूरा की पूरा मामला आपके लिए। जैसे जब अपन यहां पे राजस्थान के उत्तरी भाग में चलते हैं तो यहां 2 जिले आप देखते हैं बेटा, जी सर, जिनमें एक जिले का नाम है मेरे भाइयों जिसे आप कहते हैं श्री गंगानगर। ओके सर। एक जिला बेटा कौन सा है? श्री गंगानगर। और एक जिला है मेरे भाइयों जिसको आप कहते हैं हनुमानगढ़। ओके सर। और मेरे भाइयों यहां पे आपके हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रृंखला पड़ती है। ये हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रृंखला जहां से ये नदी निकल के आती है बेटा, इस श्रृंखला को बोलते हैं लालो शिवालिक हिमालय। कौन सा हिमालय? शिवालिक हिमालय। ओके। या इसे आप कह सकते हैं दक्षिणी हिमालय। कौन सा हिमालय? दक्षिणी हिमालय। ओके सर। या बेटा इसे आप कह सकते हैं उप हिमालय। ओके सर, उप हिमालय। या मेरे भाइयों इसे आप कह सकते हैं बाह्य हिमालय। कौन सा हिमालय? बाह्य हिमालय। तो शिवालिक हिमालय, दक्षिणी हिमालय, उप हिमालय या बाह्य हिमालय के अंतर्गत से मेरे भाइयों यहां एक पहाड़ी पड़ती है जहां से ये नदी अपन निकाल के लाएंगे और उस पहाड़ी का नाम है बेटा जिसे अपन कहेंगे कालका पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी बेटा? कालका पहाड़ी, जो पड़ती है हिमाचल प्रदेश में। इस जगह से मेरे भाइयों आने वाली जो नदी है, इस जगह से आने वाली जो नदी है हरियाणा पंजाब होते हुए या पंजाब हरियाणा होते हुए बेटा, इस प्रकार से जो ये नदी प्रवाहित होती है मेरे भाइयों, इसे आप कहेंगे घग्गर नदी। कौन सी नदी कहेंगे? ये घग्गर नदी। ठीक है सर। तो यहां सबसे पहली बात तो ये, आगे चल के पाकिस्तान का एक स्थान आता है जहां अपने आप को ये समाप्त करती है, उसे कहेंगे हम फोर्ट अब्बास। कौन सा स्थान है? फोर्ट अब्बास।
जो पड़ता है मेरे भाइयों कहां पे, पाकिस्तान के अंतर्गत। ठीक है, अब देखो ऊपर की तरफ यहां पे एक शब्द यूज किया गया है एग्जामिनर के द्वारा, घग्गर बेसिन। बेटा बेसिन का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले तो विद्यार्थी ये समझेंगे। बेटा जब नदी अपने उद्गम की तरफ से निकल के आती है तो बेटा किसी भी पहाड़ी क्षेत्र से जब नदी निकलेगी तो स्वाभाविक सी बात है ढलान तीव्र होता है तो स्पीड भी तेज होगी। लेकिन जैसे ही वो मैदानी भाग में पहुंचती है तो मैदानी भाग प्लेन होता है तो वहां पहुंचने के बाद उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो उसके बाद जो भी अवशिष्ट पदार्थ उसके साथ बहके गए, अब स्पीड कम हो चुकी है तो वो जमना शुरू होते हैं। तो बेटा जिस जगह से नदी अपने मिट्टी के बारीक कणों को जमाना शुरू करती है वहीं से बनता है उस नदी का नदी बेसिन। ये ध्यान रखना आप, वहीं से बनता है उस नदी का नदी बेसिन। तो भाई साहब यहां पे जो घग्गर बेसिन आप पढ़ रहे हो उसका मेरे भाइयों जो विस्तार आपको देखने को मिलेगा कि घग्गर बेसिन का विस्तार कहां पे रहेगा, तो वो इन दोनों जिलों में रहेगा, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में। पहली बात चलिए अब दूसरी बात बताता हूं भाई साहब। हनुमानगढ़ के अंतर्गत इस नदी के भाई साहब प्रवाह क्षेत्र को पता है क्या कहा जाता है, नाली कहा जाता है। ध्यान रखना हनुमानगढ़ के अंतर्गत इस नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो क्या कहलाता है बेटा, नाली कहलाता है। हालांकि नाली मूलतः क्या है, तो इस नदी के किनारे पाई जाने वाली भेड़ की एक नस्ल है, लेकिन वो पशु संपदा में देखेंगे अपन। यहां आपको मैदानी भाग में पूछा जाए कि नाली क्या है तो आप कहेंगे घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र हनुमानगढ़ में क्या कहलाता है, नाली। ठीक है सर। इसी घग्गर नदी का जो मैदानी भाग बनता है बेटा यहां पे हनुमानगढ़ में, जो ये घग्गर नदी का मेरे भाइयों ये मैदानी भाग बनाते हो आप, जी सर, घग्गर नदी का क्या बनाते हो बेटा, मैदानी जो भाग बनाते हो आप हनुमानगढ़ के अंतर्गत सर। और ये घग्गर नदी का जो मैदानी भाग बनता है बेटा, इसे ध्यान रखना, इसे मैदानी जो भाग बनता है, जी सर। तो घग्गर नदी का जो मैदानी भाग है इसके लिए एक शब्द और आया, क्या, पाट। ओके गुरुजी। अब दूसरी बात, घग्गर नदी के मैदानी भाग में जो भी मिट्टी पाई जाती है बेटा, क्या पाई जाती है, मिट्टी। इस घग्गर नदी के मैदानी भाग में जो भी मिट्टी पाई जाती है बेटा इसे क्या कहते हैं, तो ध्यान रखना इसको बोलते हैं काठी या बग्गी। क्या बोलते हैं, काठी या बग्गी। तो घग्गर नदी के मैदानी भाग में पाई जाने वाली मिट्टी क्या कहलाती है, काठी या बग्गी। और जब इस नदी का पानी कहां पे आ जाता है मेरे भाइयों, आपके श्री गंगानगर में आ जाता है, तो इस नदी के फिर यहां प्रवाह क्षेत्र को क्या बोलते हैं, तो बेटा इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को सोडावाटी बोलते हैं। अब ये कहां कहा जाता है, तो ध्यान रखना भाई साहब, ये जो प्रवाह क्षेत्र है ये मेरे भाइयों आपके श्री गंगानगर में कहा जाता है। और जब इस नदी का पानी आपके पाकिस्तान में आ जाता है तो यहां इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को बेटा हकरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, हकरा। दोबारा से देखो मैंने क्या क्या चीजें बताई हैं भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान रखना एग्जाम की दृष्टिकोण से। सबसे पहले तो मैंने आपसे ये कहा कि जो घग्गर नदी है उसका नदी बेसिन का विस्तार श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में मिलता है। इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को हनुमानगढ़ में नाली कहते हैं और मेरे भाइयों श्री गंगानगर में सोडावाटी कहते हैं और पाकिस्तान में हकरा कहते हैं। इसका जो मैदानी भाग है जो आप ये देख रहे हैं, जी सर, ये जो मैदानी भाग है घग्गर नदी का, इस घग्गर नदी के मैदानी भाग को मेरे भाइयों क्या कहते हैं, पाट कहते हैं। और घग्गर नदी के मैदानी भाग में पाई जाने वाली मिट्टी को काठी या बग्गी कहते हैं। अब भाई साहब ये जो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ आप देख रहे हो, इन दोनों जिलों को ध्यान रखना भाई साहब, इन दोनों जिलों को बेटा प्राचीन समय में, ओके सर, इन दोनों जिलों को बेटा प्राचीन समय में एक नाम दिया करते थे अपन, और वो नाम था योद्धे प्रदेश। तो भाई साहब ये भी मैं कह सकता हूं कि घग्गर बेसिन के अंतर्गत जो दो जिले आते हैं इनको प्राचीन समय में अपन क्या कहा करते थे, योद्धे प्रदेश। ठीक है सर। और अगली एक बात भाई साहब, आपके यहां से एक नदी बहेगी, आपके राजस्थान के उत्तर से एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है भाई साहब सतलज नदी। क्या है, सतलज नदी। तो सतलज और घग्गर नदी के जो बीच का ये मैदानी भाग बनता है, इसे भी ध्यान रखना भाई साहब, इसे अपन बोलते हैं घग्गर दोआब। क्या बोलते हैं, घग्गर दोआब। कि कभी पूछे घग्गर दोआब क्या है, तो सतलज और घग्गर नदी के बीच का जो मैदानी भाग है वो कहलाता है घग्गर दोआब। तो भाई साहब ये घग्गर बेसिन में सारी चीज आपको पता होना चाहिए, कंपलसरी है अगर यहां से क्वेश्चन बना तो। अब देखते हैं बेटा आगे बढ़ के, सुनो, अपन के पास घग्गर बेसिन का विस्तार आया श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में, बिल्कुल सर। और इसके बाद मेरे भाइयों में पाठ जब मैंने समझाया तो क्या बताया, पाठ में बताया बेटा मैंने कि घग्गर नदी का
घग्गर नदी का मैदानी भाग। तो बेटा जो घग्गर नदी का मैदानी भाग होता है मेरे भाइयों, उसे क्या कहते हैं? पाट। फिर एक शब्द आया अपने पास नाली, तो इसे भी ध्यान रखेंगे बेटा। इसका मीनिंग था घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र। घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? नाली। और ये मूलतः कहां पे अपन कहते हैं? हनुमानगढ़ में। और अगर आपसे मैं ये पूछूं कि नाली मूलतः क्या है, प्रेशर दे के पूछा जाए कि नाली मूलतः क्या है, तो आप बताएंगे फिर बेटा क्या? पता है ये कि घग्गर नदी के किनारे पाई जाने वाली, घग्गर नदी के किनारे पाई जाने वाली मेरे भाइयों भेड़ की नस्ल, घग्गर नदी के किनारे पाई जाने वाली बेटा भेड़ की नस्ल है, जिसे मेरे भाइयों क्या कहते हैं? नाली। दोनों चीजें अलग अलग हैं। जब डायरेक्ट पूछे कि नाली क्या है, तो आप कहेंगे घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? नाली। और जब पूछे नाली मूलतः क्या है, तो भाई साहब आप कहेंगे घग्गर नदी के किनारे पाई जाने वाली भेड़ की एक नस्ल, जिसे हम क्या कहते हैं? नाली। फिर एक शब्द आया था आपके लिए सोडावाटी, तो ये क्या था बेटा? तो ये भी मैंने बताया आपको कि घग्गर नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, घग्गर नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, उसी को बोलते हैं क्या? सोडावाटी। लेकिन बोलते कहां पे हैं, तो वो ध्यान रख लेना। तो भाई साहब वो बोलते हैं अपन श्री गंगानगर में। तो ये सारे शब्द आपके घग्गर बेसिन के अंतर्गत आ चुके हैं भाई साहब। अगर आप क्लास को पूर्णतः ईमानदारी के साथ समझ रहे हैं तो देखो ये आ चुका भाई साहब। घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को अपन नाली कहते हैं हनुमानगढ़ में, घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को भाई साहब श्री गंगानगर में सोडावाटी कहते हैं, पाकिस्तान में हकरा कहते हैं। बिल्कुल। अब काठी बग्गी रह रहा है, पाट रह रहा है, योध्य प्रदेश रह रहा है, और बेटा घग्गर दोआब रह रहा है। ये भी आ जाएंगे आपके लिए। देखिए बेटा, तो अगली जो बात आ गई वो ये आ गई आपके सामने कि बेटा हकरा क्या है। तो ध्यान रखना मेरे भाइयों, हकरा का मीनिंग रहेगा घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र। घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र मेरे भाइयों पाकिस्तान में। तो घग्गर नदी का जो प्रवाह क्षेत्र बेटा, उसे पाकिस्तान में क्या कहा जाता है? हकरा कहा जाता है। और फिर एक शब्द है योध्य प्रदेश, तो इसे भी ध्यान रखेंगे आप भाई सब। क्या ध्यान रखेंगे कि श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ को, श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ को, श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ को बेटा ध्यान रखना प्राचीन समय में कहा जाता था। तो श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ को प्राचीन समय में जिस नाम से जाना जाता था वो था बेटा योध्य प्रदेश। और काठी या बग्गी क्या था? तो ये भी आपको मैंने बताया कि घग्गर नदी के मैदानी भाग में पाई जाने वाली मृदा। तो बेटा घग्गर नदी के आप ध्यान रखेंगे मैदानी भाग में। ओके सर, घग्गर नदी के मैदानी भाग में मेरे भाइयों पाई जाने वाली मृदा। तो बेटा घग्गर नदी के जो मैदानी भाग में पाई जाने वाली मृदा है उसे अपन क्या कहते हैं? काठी या बग्गी। और घग्गर दोआब मैंने बताया था आपको। जी सर, एक नदी थी अपनी घग्गर, तो घग्गर व सतलज नदी के, घग्गर व बेटा सतलज नदी के बीच का मैदानी भाग। जी सर, तो घग्गर व सतलज नदी के बीच का मैदानी भाग मेरे भाइयों क्या कहलाता है? घग्गर दोआब। देखो मैं थोड़ा सा डिटेल्स में आपको समझाता हूं चीजों को। बेटा दो नदियों के बीच का जो मैदानी भाग होता है उसे दोआब कहते हैं। और यहां बोला गया है घग्गर दोआब, क्योंकि सतलज हमारे यहां से जाती नहीं है, तो हम हमारी नदी को ही तो प्राथमिकता देंगे। इसलिए सतलज और घग्गर के बीच का जो मैदानी भाग है वो कहलाता है घग्गर दोआब। ये हमेशा ध्यान रखना मेरे भाइयों। बाकी और भी दोआब अगर मैं नोट के अंतर्गत लेके चलूं आपको, तो कुछ दोआब और देखने को मिलेंगे। जैसे एक नदी है आपकी ये सिंधु, एक नदी आती है जिसे आप कहते हैं झेलम, एक है चिनाब, एक है बेटा रावी, एक है ब्यास, और एक है आपकी सतलज। और देखो ये रही वो घग्गर। अब सर कैसे कैसे यहां आपके कितने आप बनेंगे तो वो भी बता देता हूं आपको। ये आप एक नदी देख रहे हो जिसे कहेंगे सिंधु, ये एक नदी है जिसे झेलम, ये एक नदी बेटा जिसे चिनाब, और ये एक रावी, और एक नदी है व्यास, और बेटा एक नदी आपकी ये नीचे की तरफ जाएंगे सतलज, और एक नदी है घग्गर। अब बताइए मेरे भाइयों यहां पे आपका दोआब बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा सर। तो सिंधु और सतलज के जो सिंधु और झेलम के बीच का जो मैदानी भाग होता है उसे किस नाम से जानेंगे? और इसी प्रकार झेलम और चिनाब के बीच के मैदानी भाग को
इसी प्रकार चेनाब और रावी के बीच का दोआब, रावी और ब्यास के बीच का दोआब, व्यास और सतलज के बीच का दोआब, और सतलज और घग्गर के बीच का दोआब। तो देखो यहां पे अपन राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं, तो वो बात तो यहां पे आई है कि सतलज और घग्गर के बीच का जो मैदानी भाग होता है उसे घग्गर दोआब कहते हैं। बाकी बेटा इन सभी नदियों के बीच में क्या बनते हैं मेरे भाइयों, दोआब बनते हैं, ये ध्यान रखना। कौन कौन से बनते हैं वो भी समझा देता हूं। सिंधु और झेलम के बीच में जो दोआब बनेगा उसे आप कहेंगे बेटा, हमेशा ध्यान रखना, ये अच्छा पॉइंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, सिंधु सागर आप बोला जाता है। ठीक है सर। फिर अगले को जो बोलेंगे वो बोलेंगे आप छाज या छाज आप। कौन सा बेटा, छाज या छाज आप। मेरे भाइयों सबसे पहला जो आब है वो क्या कहलाएगा, सिंधु सागर आब, इन दो नदियों के बीच में। दूसरा इन दो के बीच में आएगा उसे छाज या छाज आप बोलेंगे। अगला जो आएगा बेटा उसे रेचना आप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेचना आप। अगला जो आएगा मेरे भाइयों उसे बोलेंगे बारी आप। क्या बोलेंगे बेटा, बारी आप। ठीक है सर। इन दो के बीच में जो आता है बेटा उसे बोलते हैं बिस्त आप। कौन सा बोलते हैं, बिस्त आप। और यहां जो आता है मेरे भाइयों उसे अपन ने बोला है घग्गर आब या दोआब, क्योंकि राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो स्पेशल हमने उसे दोआब बोल दिया था, क्योंकि ये नदियां जो आती हैं वो इंडिया के संदर्भ में आती हैं। तो ऐसे नदियों के बीच में जो बेटा आब बनते हैं ना, दो नदियों के बीच में बनता है तो उसे दोआब कहते हैं। 5 नदियों के बीच का आप पंजाब कहलाता है। समझ गए। तो इसलिए बेटा यहां शब्द लगा घग्गर दोआब, और मैंने उसी के साथ सारे आपको दोआब कुछ इंडिया के भी करा दिए और यहां घग्गर नदी पे लाके छोड़ दी। यह है बेटा घग्गर बेसिन, ध्यान रखना, कंपटीशन के दृष्टिकोण से वेरी वेरी मोस्ट है। और सेशन को मेरे भाइयों दबा के शेयर कर दीजिए, और जो भी बच्चे अभी नहीं जुड़े हैं मेरे भाइयों वो जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आपकी क्लास है। जीके के पेपर के अंतर्गत अगर सबसे ज्यादा वेटेज किसी सब्जेक्ट का रहता है तो बेटा वो हमेशा ध्यान रखना ज्योग्राफी का सबसे ज्यादा रहता है। क्लियर है यहां तक? चलिए बेटा सॉरी थोड़ा गले में दिक्कत है। चलिए बेटा अगला जो आएगा वो आएगा शेखावाटी अंतःप्रवाह क्षेत्र। तो सबसे पहले इसको देखते हैं बेटा। शेखावाटी नाम से हर बच्चा जानता है बेटा कि विस्तार जो रहेगा मेरे भाइयों वो एक तो सीकर में रहेगा, एक चूरू में रहेगा और एक झुंझुनू में रहेगा। चलो ठीक है सर। और इस शेखावाटी क्षेत्र की अगर मैं आपसे कहूं कि प्रमुख नदी मेरे को कौन सी मिलने वाली है, तो इस शेखावाटी क्षेत्र की बेटा प्रमुख नदी रहती है कौन सी, कांतली नदी। अब सर यहां पे एक बात मेरे कहने से आप समझेंगे बेटा। जी सर आप तो बताइए। भाई साहब आप सीकर को बनाते हो अर्धचंद्राकार आकृति में, बिल्कुल बनाते हैं सर। तो ये तो आपका कौन सा जिला हो गया सर, सीकर। और सीकर से उत्तर में जाएंगे तो यहां पे एक जिला आ जाता है आपका जिसे आप कहते हो झुंझुनू। अभी सुनना मैं क्या कहना चाहता हूं। जी सर। और भाई साहब सीकर के अंतर्गत एक पहाड़ी पड़ती है जिनको आप कहेंगे सर खंडेला की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, खंडेला की पहाड़ी। ओके सर। और इन खंडेला की पहाड़ी से निकलती है यहां पे भाई साहब आपके शेखावाटी क्षेत्र की मेन नदी, जिसको आपने कहा है क्या, कांतली नदी, वो कह रखा। ठीक है। कांतली नदी बेटा यहां से निकल के और झुंझुनू की बाउंड्री पे जाके समाप्त हो जाती है, क्योंकि झुंझुनू से आगे बेटा चूरू जिला आता है, वहां नहीं ले जानी है। नहीं तो फिर आपके वह जिले, राजस्थान के वह जिले जहां कोई नदी नहीं बहती, फिर बीकानेर और चूरू में से आप कैसे डिसाइड करोगे, नहीं है क्या। तो बेटा ये झुंझुनू के आपके बॉर्डर पे जाके समाप्त हो जाती है। अब यह सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि इस नदी का जो ये प्रवाह क्षेत्र है, कौन सी नदी का मेरे भाइयों, कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, इसके लिए एक शब्द चलता है भाई साहब जिसे आप कहते हैं तोरावाटी। क्या है, तोरावाटी। तो भाई साहब ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका किसमें, शेखावाटी अंतःप्रवाह क्षेत्र में। ये वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट है, ध्यान रखना। तो आप क्या बताओगे बेटा, कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र। मेरे भाइयों कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है बेटा उसे क्या कहा जाता है, तोरावाटी। अब इस शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत सीकर चूरू झुंझुनू के अंतर्गत जल संरक्षण की कुछ विधियां पाई जाती हैं। मानसून के सत्र के दौरान जल को संरक्षित किया जाता है। उनमें एक शब्द चलता है जोहड़, एक शब्द चलता है बीड़ और एक चलता है सर। तो शेखावाटी क्षेत्र में विस्तार तो रहेगा सीकर चूरू झुंझुनू, क्लियर है। प्रमुख नदी रहेगी आपकी कौन सी बेटा, कांतली। और कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो कहलाएगा तोरावाटी। अब इसी शेखावाटी क्षेत्र में जल संरक्षण की 3 विधियां रहेंगी, उन्हें भी ध्यान रखेंगे, जोहड़, बीड़ और सर।
अब सर ये क्या होते हैं, जोहड़, बीड़ और सर, वो भी देखते हैं। आइए बेटा, तो देखो अपन पढ़ रहे थे क्या मेरे भाइयों, शेखावाटी। जी सर, अपन का चल रहा था बेटा शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र, शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र। और ये जो आपका शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र था, इसके अंतर्गत अपन क्या देख चुके, विस्तार, और विस्तार आया सीकर, चूरू, झुंझुनू। इसके अंतर्गत अपन प्रमुख नदी देख चुके, क्या आई, कांतली। यहां अपन ने ये भी देख लिया तोराबाटी का मीनिंग क्या है, तो आपने कहा था कि सर कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र, कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र मेरे भाइयों क्या कहलाता है, तोराबाटी। अब भाई साहब यहां पे अगली बात जो आ रही है वो आ रही है जोहड़। एक शब्द है सर और एक शब्द है आपके पास वीर। तो भाई साहब सबसे पहली बात तो ये कि जोहड़ क्या है, फिर बात करते हैं सर क्या है, और फिर बात करते हैं बीड़ क्या है। ये शब्दावली एग्जाम में कई बार पूछी गई है, तो हर बच्चे को ये मालूम है, लगभग जो अच्छी तैयारी करने वाले बच्चे हैं, कि शेखावाटी क्षेत्र में जो पानी के कच्चे कुएं बनाए जाते हैं जल का स्टोर करने के लिए बरसात के समय, उन्हें वहां स्थानीय भाषा में बोला जाता है क्या, जोहड़। क्या बोला जाता है बेटा, जोहड़। और बीड़ का मतलब क्या है सर, तो जो आपके घास के मैदान होते हैं, जैसे अपने गांव के अंतर्गत बताइए चारागाह जमीन होती है सरकार की, जिसपे बरसात के समय गांव के सारे के सारे लोग अपने पशुओं को चराने के लिए ले जाते हैं। तो शेखावाटी क्षेत्र में इसी प्रकार के जो घास के मैदान होते हैं उनके लिए एक शब्द चलता है वहां पे, बीड़। क्या चलता है, बीड़। और शेखावाटी क्षेत्र में मानसून के समय बनने वाला जो अस्थायी तालाब होता है, अस्थायी तालाब का मीनिंग यह है मानसून के दौरान कि शेखावाटी क्षेत्र में एक ऐसा स्थान जो अन्य स्थानों से कैसा हो, थोड़ा नीचा हो, तो बरसात का पानी बहके जब किसी एक स्थान पर भर जाए बड़े जलाशय के रूप में, तो वो जो तालाब बनता है बरसात के समय पे उसे बोलते हैं सर। बरसात के जाने के बाद कुछ महीने तक पानी रहता है, फिर सूख जाता है, तो इसलिए स्थायी नहीं, अस्थायी। अब इसे वन लाइनर में याद करेंगे मेरे भाइयों। जोहड़ का मतलब घास के मैदान, लेकिन ध्यान रहे शेखावाटी क्षेत्र में। सर का मतलब मानसून सत्र के दौरान बनने वाले अस्थायी तालाब, लेकिन कहां पे, शेखावाटी क्षेत्र में। और बेटा बीड़ का मतलब घास के मैदान, लेकिन कहां पर, शेखावाटी क्षेत्र में। बोलो बात समझ में आई, स्थायी नहीं हो तो बेटा अस्थायी तालाब रहेंगे ये। ओके, चलिए बहुत बढ़िया मेरे भाइयों, बहुत बढ़िया। तो जोहड़ का मीनिंग रहेगा बेटा आपके पानी के कच्चे कुएं। डायरेक्ट बताता हूं, पानी के कच्चे कुएं। लेकिन यह ध्यान रहे कि यह शब्दावली है किस क्षेत्र की, शेखावाटी क्षेत्र की। ठीक है। सर का मतलब होगा बेटा मानसून के दौरान, मानसून के दौरान बनने वाले, मानसून के दौरान बनने वाले मेरे भाइयों अस्थायी तालाब। तो मानसून के दौरान बनने वाले जो अस्थायी आपके तालाब हैं शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत, बेटा उन्हें कहते हैं अपन क्या, सर। और भाई साहब शेखावाटी क्षेत्र में जो घास के मैदान होते हैं, घास के मैदान, अगर आपको शेखावाटी क्षेत्र में पूछा जाए कि घास के जो मैदान होते हैं बेटा उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं मेरे भाइयों बीड़। क्या कहते हैं, बीड़। और सर का मतलब होता है अस्थायी तालाब, और जोहड़ का मतलब होता है पानी के कच्चे कुएं। तो शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र में आपको यह शब्दावली याद रखनी है बेटा। और वहां घग्गर बेसिन में जो भी शब्दावली पढ़ाई है आपको, नाली पढ़ाया है, सोडावाटी पढ़ाया है, हकरा पढ़ाया है, पाट पढ़ाया है, काठी अबग्गी क्या है, घग्गर दुआब क्या है, योद्धे प्रदेश क्या है, वो वहां याद रखनी है। इस जगह पे आपको जोहड़ याद रखना है, तोराबाटी याद रखना है, बीड़ याद रखना है, सर याद रखना है। ये शब्दावली यहां आपको याद रखनी है। अब अपने पास जो तीसरा पॉइंट आएगा मेरे भाइयों, अपन ने यहां तक बेटा देखो, अपन ने कहां तक, अपन ने इस जगह पे इसे 4 भागों में बांटा था। जी सर बिल्कुल बांटा था। इसमें से अपन किसको कंप्लीट कर चुके हैं, घग्गर बेसिन। फिर किसको कर चुके, शेखावाटी अंतः प्रवाह। अब चलेंगे अपन नागौरी उच्च भूमि के ऊपर चलेंगे। जी सर, तो नागौरी उच्च भूमि पे चलते हैं मेरे भाइयों, और यहां देखते हैं क्या मामला है। आइए बेटा, तो सबसे पहले बात जो होगी अपनी वो अब होगी नागौरी उच्च भूमि प्रदेश पर। जी सर, और इसे थोड़ा सा समझिए आप, ये नागौरी उच्च भूमि प्रदेश है कहां, तो बेटा जो नागौरी उच्च भूमि प्रदेश है, जब आप मरुस्थल बनाते हो ऐसे, जी सर, तो इसमें नागौरी उच्च भूमि प्रदेश इस प्रकार से, आपने ये तो घग्गर बेसिन पढ़ लिया, ये शेखावाटी पढ़ लिया, ठीक है सर। तो अब नागौरी जो उच्च भूमि प्रदेश है वो ये 3rd नंबर पे है, इसे बोलते हैं बेटा नागौरी उच्च भूमि प्रदेश। ओके सर, नागौरी उच्च भूमि प्रदेश।
अब देखो इसका विस्तार कहां पे मिलेगा, पहले वो देख लो आप। तो बेटा यहां पे जब आप चलोगे तो सेंटर पॉइंट वाला जिला आता है नागौर, ठीक है सर। फिर नागौर से अलग हुआ वो आ जाता है डीडवाना, कुचामन। और बेटा इधर की तरफ और आगे बढ़ेंगे तो अजमेर आएगा, और अजमेर पूरा नहीं आएगा, केवल पश्चिमी भाग आएगा। तो इसलिए यहां पे ये भी ध्यान रहे कि अजमेर, और अजमेर कंप्लीट रूप में नहीं है बल्कि आंशिक रूप में रहेगा। तो अजमेर का कैसा भाग बेटा, आंशिक भाग। तो इसका मतलब नागौरी उच्च भूमि जो प्रदेश का विस्तार रहेगा वो नागौर में रहेगा, डीडवाना कुचामन में रहेगा, और बेटा आंशिक अजमेर के अंतर्गत रहेगा, ठीक है सर। अब इस नागौरी उच्च भूमि के अंतर्गत जब आप शब्दावली ढूंढने के लिए जाओगे सर, जब शब्दावली ढूंढने के लिए जाओगे तो बेटा इसमें दो शब्दावली मिलेंगी आपको। एक तो सर आपको यहां पे सुनने के लिए मिलेगा क्या, कुबड़ पट्टी, ठीक है, इस पे अपन चर्चा करेंगे कि ये क्या है कुबड़ पट्टी। और बेटा एक यहां पे नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि, ये आपको दो शब्दावली यहां सुनने के लिए मिलेंगी, जी सर। तो भाई साहब एक तो आएगी आपकी नागौरी उच्च भूमि और एक रहेगी कुबड़ पट्टी, किसमें, नागौरी उच्च भूमि प्रदेश में। जैसे शेखावाटी में जोहड़ आ रहा था, बीड़ आ रहा था, सर आ रहा था, इसी प्रकार मेरे भाइयों इसमें जो शब्दावली रहेंगी वो दो रहेंगी, एक कुबड़ पट्टी और एक नागौरी उच्च भूमि। अगली कुछ बातें यहां पे ये भी ध्यान रखनी है कि भाई साहब इस प्रदेश में, जी सर, इस प्रदेश में मेरे भाइयों आपकी खारे पानी की झीलें, इस प्रदेश में खारे पानी की झीलें सर्वाधिक पाई जाती हैं। तो इस प्रदेश के अंतर्गत खारे पानी की झीलें बेटा सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। उसका मेन रीजन रहेगा कि इस पृथ्वी के आंतरिक भाग में माइकासिस्ट चट्टानें पाई जाती हैं, और जब वहां पे नमी पहुंचती है तो केशाकर्षण पद्धति से वो लवणीय तत्वों को ऊपर धकेलती हैं, और ऊपर की तरफ ये लवणीय तत्व आते हैं तो जल के साथ मिलकर उसे कैसा बना देते हैं, खारा। तो ये वही क्षेत्र है मेरे भाइयों कि राजस्थान का जहां सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। जिले वाइज अगर अपन देखेंगे तो नागौर में, नवीन राजस्थान के अकॉर्डिंग आ जाती हैं डीडवाना कुचामन के अंतर्गत। अब इनमें जो ये दो पॉइंट हैं कुबड़ पट्टी और नागौरी उच्च भूमि, ये क्या है, इस पे अपन चर्चा करते हैं आगे, आइए। तो यहां पे सबसे पहले अपन एक बात समझते हैं, किसको लेकर बेटा, कुबड़ पट्टी को लेकर, ठीक है सर। तो कुबड़ पट्टी को अच्छे से समझना आप बेटा, जी सर। ये मेरे भाइयों आपका नागौर, ओके सर, और बेटा ये आपका अजमेर। तो बेटा नागौर से अजमेर के मध्य पाई जाती है आपकी क्या, कुबड़ पट्टी, ठीक है सर। इस कुबड़ पट्टी के बेटा जब मैं आंतरिक भाग में जाता हूं, इस कुबड़ पट्टी के जब कहां पे जाता हूं, आंतरिक भाग में, ओके सर। तो जब कुबड़ पट्टी के आप आंतरिक भाग में जाएंगे तो यहां पे जो बेटा जल पाया जाता है आपका, ये हमेशा ध्यान रखना, कुबड़ पट्टी के जो आंतरिक भाग में जल पाया जाता है, ये जो जल है ये मेरे भाइयों कैसा है, खारा। अब खारा क्यों है वो भी रीजन सुन लो, क्योंकि ये जल इसलिए खारा है क्योंकि इस जल में बेटा फ्लोराइड की मात्रा अधिक है। किसकी मात्रा, फ्लोराइड की मात्रा क्या पाई जाती है बेटा, अधिक पाई जाती है इस जल में, ठीक है सर। तो जो कुबड़ पट्टी रहेगी वो नागौर से अजमेर के मध्य रहेगी, इसके आंतरिक भाग में जो जल पाया जाता है वो खारा है। रीजन क्या रहेगा मेरे भाइयों कि भाई साहब फ्लोराइड की मात्रा अधिक रहेगी। अब बताइए आंतरिक भाग में जो जल है, अगर आप ड्रिलिंग करते हो और इसी पानी को बाहर निकालते हो तो बताइए आप किससे संबंधित पानी पी रहे हो, फ्लोराइड से। तो बेटा जब आप फ्लोराइड से युक्त मेरे भाइयों जल का सेवन करने पर, फ्लोराइड से युक्त बेटा ध्यान रखना हमेशा जल का सेवन करने पर, इसका मतलब जो व्यक्ति यहां पे रहते हैं कुबड़ पट्टी पे, जिनकी आर्थिक स्थिति दयनीय है, वो पीने के लिए इसी पानी को काम में लेते हैं। अब फ्लोराइड से युक्त अगर जल को आप पिएंगे मेरे भाइयों तो उन व्यक्तियों को बेटा एक रोग होता है जिसे अपन कहते हैं फ्लोरोसिस। कौन सा रोग हो जाता है, फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। और इसकी वजह से व्यक्ति के जो शरीर की हड्डियां होती हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं बेटा। कैसी हो जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी। और सबसे ज्यादा केसों में यह पाया गया, जिन व्यक्तियों को यह रोग होता है, या तो गर्दन के यहां से उनका कुबड़ बाहर आ जाता है, या कमर का जो ये अपन का रीढ़ की हड्डी का जॉइंट होता है, यहां पे ये रोग ज्यादा होता है। अब युवा अवस्था में अगर कमर की जगह पे ये रोग हो गया तो बताइए कोई भी व्यक्ति सीधा चल पाएगा क्या, नहीं सर। तो जल्दी से झुक के चलने लगता है,
और जब व्यक्ति कमर पे से बेंड करेगा तो स्वाभाविक सी बात है ये पीछे का कुबड़ तो बाहर आएगा ही, इसलिए इसे बेटा कुबड़ पट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुबड़ पट्टी। ध्यान रखना, क्लियर है। अब दूसरी बात, अगर किसी को तकलीफ ज्यादा होगी तो वो डॉक्टर के पास दिखाने के लिए जाएगा। डॉक्टर उसको एक चौड़े पट्टे की बेल्ट देता है जिससे कि वह सीधा चल सके, तो बेटा उस बेल्ट का नाम रहता है हंच बेल्ट। क्या? हंच बेल्ट। तो ध्यान रखना, कुबड़ पट्टी को ही बोलते हैं हंच बेल्ट। अब देखो, व्यक्ति का कुबड़ यूं निकले, चाहे यूं निकले और चाहे यूं निकले भैया, इसका मतलब आदमी बांका हो गया है जी, बांका। इसीलिए इसे ध्यान रखेंगे, बांका पट्टी भी कहते हैं। तो बेटा ये जो कुबड़ पट्टी है इसी को मैंने एक नाम दिया हंच बेल्ट। भाई साहब वो बेल्ट लगाने के लिए जो मिलती है, ठीक है। और एक नाम और दिया मैंने इसे बांका पट्टी। क्या नाम दिया? बांका पट्टी। तो इन नामों से भी इसे जाना जाता है। दोबारा सुनो, कुबड़ पट्टी रहेगी नागौर से अजमेर के मध्य आंतरिक भाग में। जो जल पाया जाता है वो खारा है। कैसा है? खारा है। फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने की वजह से इस जल का सेवन करोगे तो आप फ्लोरोसिस रोग हो जाएगा। उसकी वजह से मेरे भाइयों आपकी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, इसीलिए इसे हंच बेल्ट या मेरे भाइयों बांका पट्टी कहते हैं। अब देखिए यहां पे आते हैं थ्योरी में। आइए, विस्तार रहेगा नागौर, डीडवाना, कुचामन और कहां पर? अजमेर के अंतर्गत। ठीक है सर। कुबड़ पट्टी का मीनिंग क्या है? कुबड़ पट्टी को बेटा हंच बेल्ट व बांका पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। कुबड़ पट्टी में जो जल पाया जाता है मेरे भाइयों वो अधिक क्या है? खारा, क्योंकि उसमें फ्लोराइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। इस जल का प्रयोग करने पर कौन सा रोग होता है? फ्लोरोसिस नामक रोग होता है, जिससे हड्डियां कमजोर या टेढ़ी मेरे भाइयों हो जाती हैं। ये थी आपकी कुबड़ पट्टी। बोलो बात समझ में आई? जी सर। तो अगले पॉइंट पे लेके चलता हूं अब आपको। फिर आती है आपके पास नागौरी उच्च भूमि। भाई साहब अर्थ क्या है? तो अर्थ है भाई साहब इसका, नागौर में ऊंची उठी हुई भूमि। मेरे भाइयों नागौर में ऊंची उठी हुई भूमि, तो नागौर के अंतर्गत अन्य स्थानों से जो ऊंची उठी हुई भूमि है उसे कहते हैं बेटा नागौरी उच्च भूमि। और जब बेटा आप इसकी संरचना बनाओगे, जी सर, तो बेटा इसकी संरचना ऐसे बनती है, ऐसे। ये नागौर के अंतर्गत 3 जगह से ऊपर उठी हुई भूमि है जिसे बोला जाता है नागौरी उच्च भूमि। क्या बोलते हैं बेटा? नागौरी उच्च भूमि। ओके सर। अब नागौरी उच्च भूमि के अंतर्गत मेरे भाइयों ये जो आप देख रहे हो ये वाला पहाड़ी एरिया, ये कौन सा है? एक ये वाला ऊंचा उठा हुआ भूमि कौन सा है? और एक ये, इनको भी अलग अलग नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखना बेटा। इस वाले भाग को बोलते हैं मांगलोद श्रेणी। कौन सी श्रेणी? मांगलोद श्रेणी। ठीक है सर। एक को बोला जाता है बेटा मकराना श्रेणी। क्या कहा जाता है? मकराना श्रेणी। और बेटा एक को बोलते हैं अपन जायल श्रेणी। क्या कहते हैं बेटा? जायल श्रेणी। और यहां पे ध्यान रहे, ये जो नागौरी उच्च भूमि में उठे हुए जो 3 भाग हैं ये हर बच्चे को याद होने चाहिए। एक को मैंने कहा है मांगलोद श्रेणी, एक को कहा है मकराना श्रेणी और एक को कहा है जायल श्रेणी। अब ये प्रसिद्ध किसके लिए है? तो ये जो आपकी मांगलोद श्रेणी है ये बेटा जिप्सम के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। किसके उत्पादन हेतु? जिप्सम। और जो मकराना श्रेणी है ये मेरे भाइयों मार्बल या संगमरमर के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। मार्बल या संगमरमर। और जो जायल श्रेणी है ये भाई साहब फ्लोराइड से युक्त जल के लिए, फ्लोराइड से युक्त जल के लिए प्रसिद्ध है। मतलब यहां भयंकर खारा पानी मिलता है आपके नागौर के जायल गांव में। तो भाई साहब ये नागौरी उच्च भूमि में 3 जगह से ऊपर उठी हुई भूमि होती है जिसे अपन नागौरी उच्च भूमि कहते हैं। मांगलोद श्रेणी, मकराना श्रेणी, जायल श्रेणी। इसका खनन करते हैं तो यहां से जिप्सम प्राप्त होता है, इसका खनन करते हैं तो मार्बल या संगमरमर, और इसके आसपास फ्लोराइड से युक्त जल पाया जाता है। बेटा ये थी आपकी नागौरी उच्च भूमि। जल्दी से मेरे को एक बार कमेंट करके आप ये बताओ कि यहां तक आपको बात समझ में आ गई क्या? बिल्कुल जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा यहां तक आपका बात क्लियर है क्या, जिससे आगे बढ़ा जाए। चलिए मेरे भाइयों, तो यहां तक क्लियर होने के बाद अब जो अपनी बात आएगी, देखो ये रहा, उसी से डिटेल से संबंधित यहां पे बात कर लेता हूं। नागौर जिले में ऊंची उठी हुई भूमि को अपन क्या कह रहे थे? नागौरी उच्च भूमि। इसमें जो मांगलोद श्रेणी आई मेरे भाइयों ये आपके कहां पे थी? नागौर के अंतर्गत थी। ठीक है सर। और किसके लिए प्रसिद्ध थी? जिप्सम उत्पादन हेतु। जिप्सम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध। जिप्सम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध। ओके सर।
फिर अपन ने पढ़ा मकराना श्रेणी, ये भी आपके कहां पे आई, नागौर में। और ध्यान रखना ये मार्बल या संगमरमर, ये किसके लिए प्रसिद्ध रहेगी बेटा, मार्बल या संगमरमर हेतु प्रसिद्ध, मार्बल या संगमरमर हेतु प्रसिद्ध रहेगी, ठीक है। उसके बाद अपन ने देखी जायल श्रेणी, तो जायल श्रेणी भी कहां पे थी, नागौर। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी ध्यान रखना, ये प्रसिद्ध है आपकी फ्लोराइड से युक्त जल के लिए, फ्लोराइड से युक्त मेरे भाइयों जल के लिए प्रसिद्ध रहेगी। तो फ्लोराइड से युक्त जल के लिए जो प्रसिद्ध श्रेणी है आपके नागौरी उच्च भूमि में, उसका नाम रहेगा जायल श्रेणी। तो बेटा ये 3 वेरी वेरी मोस्ट लाइनें हैं, इनको जरूर याद रखना मेरे भाइयों। जी सर। तो अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में अपन ने घग्गर बेसिन कर लिया, शेखावाटी कर लिया और नागौरी उच्च भूमि कर लिया। वापस चलता हूं उसी जगह पे आपको बताने के लिए मेरे भाइयों, यहां अपन ने बेटा 4 पोर्शन बनाए थे। जी सर, इस जगह अपन ने 4 पोर्शन बनाए थे, याद हो तो। अपन ने सबसे पहले ये घग्गर बेसिन किया, फिर अपन ने शेखावाटी किया और नागौरी उच्च भूमि। अब चलेंगे चौथे पोर्शन पे जिसका नाम है क्या, लूनी बेसिन। जी सर, और लूनी बेसिन पे चलेंगे तो फिर देखो भाई साहब इसमें काफी अच्छे पॉइंट आपको मिलने वाले हैं, तो इसे अच्छे से सुनना भाई साहब। जी सर, ये अपने पास आ गया सर लूनी बेसिन, यहां पे लगा हुआ है, ये ध्यान रहे क्या, बेसिन, ना कि लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र है जो आप सारे जिले उठा लाओगे। तो अच्छे से सुनना, मैं क्या समझाना चाहता हूं बात को। जी सर, सबसे पहली बात तो सर ये है, इस नदी का जो उद्गम होता है वो आपका होता है नाग पहाड़ी। इस लूनी नदी का उद्गम होता है नाग पहाड़ी, और नाग पहाड़ी अजमेर से निकलने वाली नदी जिसे आप कहेंगे लूनी नदी। कौन सी नदी, लूनी नदी। अब दूसरी बात इसमें यह ध्यान रखेंगे कि ये नदी आपके अजमेर के बाद ये जाती है भाई साहब नागौर, ठीक है। नागौर के बाद वापस आती है आपके ब्यावर, फिर पहुंचती है पाली, फिर जोधपुर, फिर भाई साहब आपके बालोतरा, फिर बाड़मेर और फिर जालौर। इस प्रकार से बहती है आपके राजस्थान में इन जिलों के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद चली जाती है गुजरात, और गुजरात में जाने के बाद अपना जो संगम करती है वो करती है कच्छ के रण में। कहां पे करती है बेटा, कच्छ के रण में। अब ध्यान देना इसका प्रवाह क्षेत्र कहां कहां पे हुआ, एक तो अजमेर में हुआ, ठीक है, एक उसके बाद नागौर, उसके बाद वापस ब्यावर, उसके बाद पाली, और उसके बाद पहुंचती है जोधपुर, ठीक है। उसके बाद बेटा बालोतरा, उसके बाद मेरे भाइयों बाड़मेर, और उसके बाद पहुंचती है जालौर। ये इसका प्रवाह क्षेत्र रहेगा कौन सी नदी का, लूनी नदी का। ओके सर, लेकिन बेटा इसका बेसिन कहां से बनना तय होगा, तो जिस जगह से मिट्टी के बारीक कण जमना शुरू होंगे, तो भाई साहब इसका बेसिन बनना शुरू होता है पाली से। ये जो मैं बना रहा हूं ये ध्यान रखना भाई साहब, ये लूनी नदी का क्या है, बेसिन है। ये जो आप देख रहे हो बेटा ये लूनी नदी का क्या है, बेसिन। अच्छा सर, इसका मतलब कल को हमको ये पूछा जाए कि लूनी बेसिन का विस्तार कहां पे, तो बस हमें यही जिले टारगेट करने हैं, पाली, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर और जालौर। बिल्कुल राइट। तो भाई साहब ये तो आ गया आपका लूनी बेसिन, लूनी बेसिन का विस्तार। जी सर, ये तो आपके लूनी बेसिन का क्या आ गया बेटा, विस्तार आ गया। पहली बात क्लियर है यहां तक सबकी, ओके सर। अब दूसरी बात भाई साहब, जालौर के अंतर्गत इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को बोलते हैं अपन रेल या नाड़ा। क्या बोलते हैं, रेल या नाड़ा। तो कभी भी पूछे कि लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को जालौर में क्या कहा जाता है, तो रेल या नाड़ा। और इसी जालौर के अंतर्गत इस नदी के बेटा नदी बेसिन को स्पेशल एक नाम दिया जाता है जालौर में, और वो ध्यान रखना वो कहते हैं अपन गौड़वाड़ प्रदेश। तो लूनी नदी के नदी बेसिन को जालौर में क्या कहा जाता है, गौड़वाड़ प्रदेश कहा जाता है, ठीक है सर। ये 2-3 चीजें तो आप याद रखेंगे। अगली बात ये, इधर की तरफ आपकी एक पर्वतमाला है। जी सर, और ये जो पर्वतमाला है इसे आप बोलते हो अरावली। क्या बोलते हो बेटा, अरावली। ओके सर, तो ये आपकी अरावली पर्वतमाला है, बिल्कुल है सर, अरावली पर्वतमाला। और अरावली और आपके लूनी नदी के बीच का जो भाग है, ये वाला जो भाग है, इसे ध्यान रखना, इसे रोही का मैदान बोलते हैं। ये गजब का पॉइंट है सर कि अरावली और लूनी के बीच का जो मैदानी भाग है वो कहलाता है रोही का मैदान। लूनी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो जालौर में रेल या नाड़ा, और लूनी नदी का नदी बेसिन जालौर में गौड़वाड़ प्रदेश।
और लूनी बेसिन का विस्तार जो मिलता है वो पाली से शुरू होगा, पाली, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर और जालौर। बोलो यहां तक बात क्लियर है सबकी? वेरी गुड भाई साहब, ये कुछ शब्दावली आपको 100% ध्यान रखनी है, ध्यान रखना। अब इस लूनी बेसिन में कुछ पहाड़ियां भी मिलती हैं, यहां पे क्या मिलती हैं? पहाड़ियां। तो उसमें भी एक बात ध्यान रखना, ये 2 पॉइंट तो मैंने यहां पे दिए। एक तो बेटा ये रोही का मैदान, जी सर, एक तो रोही का मैदान, इसे समझाऊंगा क्या रहेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक और ध्यान रखेंगे, मेरे कहने से एक शब्द चलेगा यहां पे, इंसेलबर्ग। क्या चलेगा बेटा? इंसेलबर्ग। सर ये क्या है इंसेलबर्ग, वो भी बताता हूं बेटा, तो सुनिए अच्छे से। इंसेल का मतलब होता है मेरे भाइयों, ये जो इंसेल है, इस इंसेल का मतलब होता है द्वीप, ओके। और बेटा जो यहां पे बर्ग है, इस बर्ग का मतलब होता है पहाड़। क्या होता है? पहाड़। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में हवाओं के अपर्दन के द्वारा जब किसी पहाड़ी को काट काट कर द्वीपनुमा संरचना में छोड़ दिया जाए तो उसे इंसेलबर्ग कहते हैं। जैसे भाई साहब ये कोई पहाड़ी इस प्रकार से रह गई हो, इस प्रकार से द्वीपनुमा संरचना में ये पहाड़ी दिखाई दे रही हो आपको, तो भाई साहब इसे इंसेलबर्ग कहते हैं। तो इंसेलबर्ग का मीनिंग रहेगा बेटा कि मरुस्थलीय क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में अपर्दन कर द्वीपनुमा, मरुस्थलीय क्षेत्र में अपर्दन कर द्वीपनुमा पहाड़ी, अपर्दन कर बनाई गई, मरुस्थलीय क्षेत्र में बेटा अपर्दन कर बनाई गई, अपर्दन कर बनाई गई मेरे भाइयों कैसी? द्वीपनुमा जो पहाड़ी रहेगी, जी सर, अपर्दन कर बनाई गई बेटा द्वीपनुमा पहाड़ी मेरे भाइयों क्या कहलाती है? इंसेलबर्ग कहलाती है। इसके बेस्ट उदाहरण रहेंगे आपके, एक तो आपके 56 की पहाड़ी इस प्रकार का उदाहरण मानी जाती है, 56 की पहाड़ी, और एक ध्यान रखेंगे जालौर की पहाड़ी जिसमें जसवंतपुरा की पहाड़ियां काउंट होती है, जी सर। तो भाई साहब इंसेलबर्ग और रोही ये दोनों याद रखने हैं आपको। रोही तो क्या होता है? रोही का मीनिंग रहेगा बेटा आपके अरावली, जी सर, अरावली बा लूनी के, अरावली बा लूनी के मध्य का मैदानी भाग, अरावली व लूनी के मध्य का मैदानी भाग मेरे भाइयों क्या कहलाता है? रोही का मैदान। दोबारा देखो, लूनी बेसिन का विस्तार इन जिलों में रहेगा, ठीक है सर। रोही का मैदान क्या रहेगा? लूनी और अरावली के बीच का भाग। और नदी जो बेसिन रहेगा आपके लूनी का, उसे जालौर में गौड़वाट प्रदेश और प्रवाह क्षेत्र को रेल या नाड़ा कहते हैं। अब सुनिए आगे चल के ये सारी शब्दावली देखो, ये रही विस्तार हमारे पास आ गया पाली, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर और जालौर लूनी बेसिन का। रेल या नाड़ा अपन ने क्या देखा था भाई साहब? प्रवाह क्षेत्र देखा था। और ये जो प्रवाह क्षेत्र था वो किस नदी का था? लूनी नदी का। तो प्रवाह क्षेत्र लूनी नदी का क्या कहलाता? रेल या नाड़ा। और ये कहलाता कहां पे है? तो ध्यान रखना जालौर। फिर अपन ने देखा था गौड़वाट प्रदेश, ये भी कहां मिलेगा? जालौर। लेकिन भाई साहब ये क्या था? तो ये था गुरुजी लूनी नदी का नदी बेसिन। और क्या? लूनी नदी का नदी बेसिन मेरे भाइयों आपके जालौर में क्या कहलाता है सर? तो जालौर में लूनी नदी का नदी बेसिन कहलाता है गौड़वाट प्रदेश, जबकि प्रवाह क्षेत्र कहलाता है क्या? रेल या नाड़ा। ये ध्यान रखना, गजब के पॉइंट हैं। उसके बाद भाई साहब एक शब्द आता है आपका जिसे आप कहते हैं नेहड़। सर नेहड़ क्या है? तो जब आप इस प्रकार से मरुस्थल बनाते हो, जी सर, ये आपका मरुस्थल, और भाई साहब यहां पे आपके 2 जिले ये, जिनमें एक जिले का नाम है बाड़मेर, ओके सर, और एक जिले का नाम है जालौर, ठीक है सर। और यहां आपका पड़ोस में इधर आता है कौन? गुजरात, बिल्कुल आता है सर। और गुजरात के अंतर्गत इस कच्छ की खाड़ी के उत्तर में ये वाला हिस्सा जो दलदली युक्त भाग है, ये वाला हिस्सा जो दलदली युक्त भाग है, जिसको आप कहते हैं कच्छ का रण। क्या कहते हैं? कच्छ का रण। अब इस कच्छ के रण का वह भाग जो राजस्थान के बाड़मेर और जालौर जिले में पाया जाता है बेटा, इस कच्छ के रण का वह भाग मेरे भाइयों जो राजस्थान के यहां देखने को मिलता है बाड़मेर और जालौर जिले में, बेटा इसी को कहते हैं क्या? नेहड़। क्या कहते हैं? नेहड़। तो ध्यान रखना, कच्छ के रण का वह भाग जो राजस्थान के बाड़मेर और जालौर जिले से संलग्न है उसे क्या कहा जाता है? नेहड़। तो देखो गुजरात के कच्छ के रण का वह भाग जो राजस्थान के बाड़मेर और जालौर जिले से संलग्न है मेरे भाइयों, उसे आप क्या कहेंगे बेटा? नेहड़। और इस नेहड़ क्षेत्र में मेरे भाइयों लवड़ीय पादप सर्वाधिक पाए जाते हैं, क्योंकि ये खारे पानी के एरिया होते हैं, तो इनमें लवड़ीय पादप सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। और लवड़ीय पादप राजस्थान में सबसे ज्यादा बेटा ध्यान रखना कौन से जिले में? बाड़मेर जिले के अंतर्गत पाए जाते हैं।
तो अपने आप में यह भी एक इंपॉर्टेंट शब्द है कि नेहड़ क्या है, तो कच्छ के रण का वह भाग जो राजस्थान के बाड़मेर और जालोर जिले में पाया जाता है बेटा, उसे क्या कहते हैं मेरे भाइयों, उसे नेहड़ कहते हैं। तो इसमें भी काफी अच्छी शब्दावली थी। लूनी बेसिन का विस्तार, नेहड़ क्या है, इसके अलावा मेरे भाइयों गौड़वाड़ प्रदेश क्या है, रेली अनाड़ा क्या है, रोही का मैदान क्या है, इंसेल वर्ग क्या है। तो यहां पे भी कुछ अच्छे पॉइंट थे, इन्हें जरूर याद रखना। मेरा कहने का मतलब तो बेटा यह है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब आ जाते हैं, एक पहाड़ी है आपके पास जिसे आप कहते हैं जसवंतपुरा की पहाड़ी, जिसकी स्थिति बेटा कहां पे रहेगी, जालोर, और ये ग्रेनाइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए ग्रेनाइट सिटी किसको कहते हैं, जालोर। इस प्रकार से आपको मिलेंगी मेरे भाइयों ये जसवंतपुरा की पहाड़ी देखने के लिए। जी ठीक है सर, ये हो गई आपके जसवंतपुरा की पहाड़ी। और जसवंतपुरा की जो पहाड़ी आप देखोगे बेटा ये कहां पे है, जालोर, और इसके अंतर्गत ये पर्वत खंड आपको जरूर याद रखने। जैसे ये देख रहे हो सबसे ऊंचा पर्वत खंड है इसका, जिसे आप कहेंगे डोरा पर्वत। एक इसमें आता है जिसे आप कहेंगे ईसरना भाकर, एक आता है इसमें जिसे आप कहेंगे रोजा भाकर, ठीक है सर। एक बेटा इसके अंतर्गत रहेगा जिसे आप कहेंगे झारोल पर्वत, ओके सर। और एक इसके अंतर्गत रहेगा जिसे आप कहेंगे सुंडा पर्वत। अब मेरे भाइयों आपसे मैं ये कहूं कि इस जसवंतपुरा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भाई साहब जसवंतपुरा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है डोरा पर्वत, जो कि आती है 869 मीटर, ठीक है सर। और मैं ये कहूं कि इस पे जो सुंडा पर्वत है, इस पे बेटा ध्यान रखना, सुंदा माता का क्या है, मंदिर, बिल्कुल है सर। तो इस सुंडा पर्वत पे एक तो सुंदा माता का मंदिर है, इसी पे राजस्थान का आपका प्रथम रोपवे लगा, और इस पे जो प्रथम रोपवे लगा वो लगा 2006 के अंतर्गत। और ध्यान रखेंगे वर्तमान में ये भालू संरक्षित क्षेत्र में शामिल है ये एरिया। तो भाई साहब जो जसवंतपुरा की पहाड़ी है वो जालोर में पड़ती है, और उसके यही उप पार्ट है, ये भी ध्यान रखना। कई बार ऐसे कहा है उसने कि जसवंतपुरा की पहाड़ी का भाग नहीं है, तो भाई साहब ये सारे याद होने चाहिए, डोरा, ईसरना, रोजा, झारोल और सुंडा पर्वत, ठीक है सर। इसकी सबसे ऊंची चोटी रहेगी 869, ओके। और दूसरी बात मेरे भाइयों यहाँ पे इससे सबसे ज्यादा निकलता है ग्रेनाइट, इसीलिए बेटा जालोर को ग्रेनाइट सिटी बोलते हैं। तो जसवंतपुरा की पहाड़ी के रहेंगे भाग डोरा पर्वत, ईसरना भाकर, रोजा भाकर, झारोल पर्वत और सुंडा पर्वत। क्लियर है जी। चलिए मेरे भाइयों यहां तक अगर बात आपके समझ में आ गई तो अगली बात सुनिए। भाई साहब ये आ गया देखो डोरा पर्वत, जी सर बिल्कुल आ गया। और हमने क्या कहा था डोरा पर्वत के बारे में कि ये चोटी पश्चिमी राजस्थान की भी सबसे ऊंची चोटी है। और ये भी ध्यान रखेंगे कि कौन सी पहाड़ी की, भाई साहब जसवंतपुरा पहाड़ी की, जसवंतपुरा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी। तो जसवंतपुरा पहाड़ी की भी ये बेटा क्या मानी जाती है, ध्यान रखना, सबसे ऊंची चोटी है कौन सी, डोरा पर्वत, ठीक है सर। फिर अपन ने लिया एक सुंडा पर्वत। सुंडा पर्वत भाई साहब इस पे सुंदा माता का क्या है, मंदिर। इस पे राजस्थान का प्रथम रोपवे कब लगा, 2006 में। और ये एरिया वर्तमान में भालू संरक्षित क्षेत्र में शामिल है, कौन, सुंडा पर्वत, जो कहां पे रहेगा भाई साहब, जालोर के अंतर्गत, ठीक है सर। इसके बाद मेरे भाइयों एक पहाड़ी आती है जिसको आप कहेंगे 56 की पहाड़ी। ये मेरे भाइयों कौन सी पहाड़ी रहेगी, इस प्रकार से आपकी, जिसे आप कहेंगे 56 की पहाड़ी, ओके सर। और ये जो 56 की पहाड़ी है इसमें ये दो चीजें आप जरूर याद रखना मेरे कहने से। इस 56 की पहाड़ी में एक तो है नाकोड़ा पर्वत, कौन सा है, नाकोड़ा पर्वत, ठीक है सर। और एक 56 की पहाड़ी में है बेटा पीपलूद ग्राम की पहाड़ी, पीपलूद ग्राम की पहाड़ी। ये दोनों काफी फेमस हैं भाई साहब। नाकोड़ा पर्वत तो इसलिए फेमस है कि ये जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है, जैन धर्म का। और पीपलूद की पहाड़ी इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहां पे पश्चिमी राजस्थान की भाई साहब सर्वाधिक वर्षा अगर कहीं होती है तो पश्चिमी राजस्थान की सर्वाधिक वर्षा यही होती है। और इसीलिए इस पहाड़ी को बेटा ध्यान रखना मेरे भाइयों, पश्चिमी राजस्थान की सबसे ज्यादा वर्षा होने की वजह से इस पहाड़ी को पश्चिमी राजस्थान का तो माउंट आबू कहते हैं। भाई पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा तो माउंट आबू में होती है, तो पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा पीपलूद ग्राम की पहाड़ी पे होती है, इसलिए इसे पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू। और बेटा इसे राजस्थान का लघु माउंट आबू कहा जाता है, इसे राजस्थान का लघु माउंट आबू। और ध्यान रखेंगे इसी पे हल्देश्वर महादेव का मंदिर है। यह सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। देखिए डायग्राम से जल्दी समझ में आता है, इसलिए डायग्राम से समझाने का प्रयास करता हूं आपको। जी सर, तो 56 की पहाड़ी रहेगी बाड़मेर और बालोतरा में, ठीक है। नाकोड़ा जो मैंने पर्वत लिया है उस पर ध्यान रखना, इस पे भैरव का मंदिर है। और मेरे भाइयों ये जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को यह समर्पित माना जाता है। फिर एक पहाड़ी मैंने आपको कराई, इसमें पीपलूद ग्राम की पहाड़ी,
जिसकी स्थिति बालोतरा में रहेगी। इस पहाड़ी को पश्चिमी राजस्थान का तो अपन क्या कहते हैं, माउंट आबू, और इस पहाड़ी को राजस्थान का बोलते हैं लघु माउंट आबू, और इस पे हल्देश्वर महादेव का मंदिर है। तो वही चीजें आपको यहां बताई। 56 की पहाड़ी, नाकोड़ा पर्वत जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल, पीपलूद ग्राम की पहाड़ी पश्चिमी राजस्थान की सर्वाधिक वर्षा, इसलिए पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू और राजस्थान का लघु माउंट आबू। ओके सर, अब आती है इंपॉर्टेंट बात। जिस प्रकार के कंटेंट के साथ आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट बात यह भी जरूरी होती है हर स्टूडेंट के लिए कि उससे संबंधित, कंटेंट से संबंधित, हर टॉपिक से संबंधित पीवाईक्यू भी आपके निकाले जाए। और प्रीवियस एग्जाम के अंतर्गत परीक्षा में पूछे गए जो पीवाईक्यू हैं उनका किस प्रकार से पूछा गया था, उनका स्टैंडर्ड क्या था, उस तरीके से बेटा अपन को तैयारी करनी होती है। तो हमने ये सारे पीवाईक्यू आपके लिए उपलब्ध करवा रखे हैं। मेरी बुक अभी आना बाकी है, थोड़े से दिन लग रहे हैं। बाकी राजस्थान के इतिहास से संबंधित, राजस्थान की कला संस्कृति, राजव्यवस्था, हिंदी व्याकरण और रीजनिंग से संबंधित मेरे भाइयों, जो भी छात्र जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं, जिनको जिस जिस प्रकार के पीवाईक्यू की जरूरत है, वो आप परचेज कर सकते हैं किसी भी नजदीकी बुक स्टोर से जाके या लक्ष्य क्लासेस के एप्लीकेशन से जाके इनको परचेज कर सकते हैं मेरे भाइयों। और अगली बात यह मेरे भाइयों, आज की वीडियो कैसी रही मेरे भाइयों, अर्धशुष्क मरुस्थल आपका कितना समझ में आया और आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि नहीं हुए, ये मेरे को कमेंट बॉक्स के अंतर्गत आप जरूर बताएं। और जिस प्रकार का इस सुबह की क्लास में आप लोगों से मेरे को प्यार मिल रहा है वो काबिल तारीफ है। काफी संख्या में आप सुबह जुड़ते हो, सुबह जग के पढ़ते हो, तो आप भरोसा रखिए कि ये भरोसा आपका मेरे ऊपर कायम बना रहे और हम बहुत कुछ अच्छा करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जिस प्रकार से पढ़ते हुए जा रहे हैं, धीरे धीरे आगे की तरफ दी एंड तक जाएंगे बेटा। तो अपने रजिस्टर, पेन, कॉपी सब साथ रखा करो। नहीं लिख पाते हो साथ में तो बाद में लिख लिया करो मेरे भाइयों। इस आज का सेशन आपको मैं पुनः कहना चाहूंगा, आज का सेशन कैसा रहा इसके लिए आप कमेंट जरूर मेरे को करके बताएं। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वो कमेंट में डाल दिया करो, मैं उसे देख लिया करूंगा, बाद में उसका जवाब अगली क्लास में दे दिया करूंगा। तो भाई साहब, इसी प्रकार की जानकारी से संबंधित या इसी प्रकार के मैटर से संबंधित जिन जिन बच्चों को हमारे परिवार का हिस्सा बनना है, वो पीछे दिए गए QR कोड को स्कैन करें और हमारे लक्ष्य परिवार का हिस्सा बने मेरे भाइयों। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद और जय जौहर और ऑल द बेस्ट।